भी जो ऐसे टॉपिक आ रहे होंगे जो स्पेशल हैं सिर्फ AKU और नर्स के लिए, वो हम इसी क्लास के दौरान बीच बीच में भी वो भी करते रहेंगे, ताकि साइमल्टेनियसली वो भी मसला हमारा हल रहे। तो इसमें ये जहन में रहे कि साथ में ऑर्गेनिक करने की वजह भी यही है कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लें किसी बच्चे के दिमाग में आए कि सर नॉर्मल में तो आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे ही, आप सिर्फ इसमें वो टॉपिक पढ़ा दें जो हमें AKU या नर्स के लिए स्पेशली करने हैं। तो ऐसा हम पहले सोचते थे, लेकिन इसमें सिर्फ ये एक गड़बड़ है कि अगर हमने चीज़ें कराची बोर्ड वाली भी नहीं पढ़ी हुई अभी, उसको भी रिवाइज करना है, तो बीच में से मैं एक टॉपिक उठा लूँ ना, तो शायद उसमें मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं हूँगा और ना आपकी समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज ये करूँ तो मेरे पास पहला टारगेट है जो चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो हम पढ़ रहे थे, उसमें जो नया टॉपिक आपको पढ़ाना है वो है आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो हमारे सिलेबस में नहीं था, नस्ट वालों में भी है और AKU में भी है। तो अब वो जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मुझे पढ़ाना है विदाउट गिविंग यू द बेसिक आइडियाज ऑफ स्पेशली नोमेनक्लेचर एंड द आइसोमेरिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, अगर मैं बीच में से वो शुरू कर दूं तो मेरा नहीं ख्याल हम में से ज़्यादातर बच्चे हैप्पी होंगे, क्योंकि इतना अच्छा किसी को भी फौरी तौर पर नहीं आएगा। और इसके बरखिलाफ अगर हम सारी चीज़ें पढ़ते हुए उसका तज़किरा करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पोजीशन होगी। तो ये देखते हैं, बहरहाल अभी तो काम शुरू हुआ है। तो हमने लास्ट टाइम आपसे बातें की जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई पुरानी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैटिनेशन एंड देन नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें फॉसिल फ्यूल्स आए थे और हमने कोल से मुतालिक नेचुरल गैस से मुतालिक बात कर ली थी और आपसे कहा था कि वी गोना टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में पहली बात तो ये जहन में रखना है, मैंने आपसे कहा था ये जो नाम मैंने लिए थे नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये तीनों रैंडम मिक्सचर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इन तीनों की कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती, यानी पाकिस्तान से निकलने वाला कोल और ब्राज़ील से निकलने वाला कोल एक ही किस्म के कंपाउंड्स का मिक्सचर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन नेचुरल गैस की कंपोजिशन एक जैसी नहीं है। ये ठीक है कि नेचुरल गैस के कंपोनेंट्स थोड़े से लिमिटेड हैं और फिक्स हैं तकरीबन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन उनकी म्यूचुअल परसेंटेज कंपोजिशन जो है कि कहीं मीथेन 94% है, कहीं 80% है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कोल में वैरायटी और भी ज़्यादा है। पाकिस्तान से निकलने वाला कोल, ताजिकिस्तान से निकलने वाला कोल या ब्राज़ील से निकलने वाला कोल may have different composition, may have different quality, may have different characteristics and disadvantages and advantages. So ये समझना कि सारी जगह का कोल एक जैसा है ऐसा नहीं है, इसी तरह सारी जगह के पेट्रोलियम की खूबियाँ एक जैसी हैं ऐसा नहीं है। ये सब रैंडम मिक्सचर हैं और इन्हें इनकी फिजिकल स्टेट की बिना पर नाम दिया गया है कि अगर हमें लिक्विड हालत में ये फॉसिल फ्यूल मिल रहा है तो हमने उसका नाम पेट्रोलियम रखा है, हमें सॉलिड हालत में मिल रहा है तो हमने कोल रखा है, और गैसियस हालत में मिल रहा है तो हमने उसका नाम नेचुरल गैस रखा है। तो इस लिहाज से कोल इज अ मिक्सचर, ठीक है। अब सॉलिड मिक्सचर्स में दो बातें मैंने आपसे पहले भी फिर याद दिला रहा हूँ। नेचुरल गैस में हमें एडवांटेज ये था कि नेचुरल गैस जमीन से निकली, सुई के मकाम से निकली, हमने उस पर इनिशियल काम किया तो पता चला कि ये तो फौरन आग पकड़ लेती है, ये तो बहुत अच्छा फ्यूल है। तो विदाउट एनी फर्दर थिंग, ये नहीं कहा गया आओ जरा इस पर रिसर्च करते हैं और इसमें से मीथेन को अलग कर देते हैं। भाई आप मीथेन को अलग करेंगे वो भी उतना ही अच्छा फ्यूल होगा जितना कि ओवरऑल नेचुरल गैस है। आप उसमें से ब्यूटेन को अलग करेंगे ऑलमोस्ट उतना ही अच्छा है। थोड़ा सा इंडिविजुअल ब्यूटेन मैंने आपसे कहा था उसका फायदा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि जितना खर्चा करके आप नेचुरल गैस से ब्यूटेन को अलग कर रहे हैं उतने खर्चे के बाद ब्यूटेन का वो जो स्लाइड बिगर एडवांटेज है वो काम नहीं देता है। तो इसीलिए जब हम पोर्टेबल गैस के तौर पर ब्यूटेन को यूज करते हैं, मैंने आपसे कहा तो कंपैरेटिवली महंगी होती है। तो अब कमर्शियली हम इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे तो ये नहीं कर सकते, तो हम मतलब ही बनते हैं। हम कहते हैं जब हमें नेचुरल गैस से हमारे सारे फायदे हासिल हो रहे हैं तो बेशक किसी स्पेशल काम के लिए अलग करना पड़ा तो करेंगे, वरना कमर्शियली हमें उन्हें अलग करने की कोई जरूरत नहीं। हम एज ए नेचुरल गैस सबको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोल में ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को ये लगता है कोयले को जलाकर तो हमने स्टीम इंजन बनाया था और ये तो बहुत ही अच्छा फ्यूल था, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि कोल की बहुत सारी वैरायटीज हैं। और अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जो जमीन से निकलता, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया था, पीट भी है, लिग्नाइट भी है, बाइटुमिनस भी है, एंथ्रासाइट भी है। इनको जब हम हवा में जलाते हैं
तो इनमें मौजूद वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड हैं, वो हाइड्रोकार्बन से वो जलते हैं और उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। लेकिन इसके अंदर सल्फर भी होता है और सल्फर के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, जो कि इंतहाई पॉइजनस गैस है। इसी वजह से कोल को जैसी हालत में वो जमीन से निकलता है, विदाउट इंस्पेक्शन हम जलाने की इजाजत नहीं देते। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि उसमें कुछ ऐसे अनडिजायरेबल फीचर्स हैं, जो ऐसे कंपाउंड्स हैं उसमें जिनका जलना इन्वायरमेंट के लिए और इंसानी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। इसलिए अमूमन कोल एज इट इज जैसा है वैसा थोड़ी सी प्रोसेसिंग करते हैं, हम उसमें से वो फीचर सेपरेट करते हैं जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह, फिर वो फ्यूल के तौर पर यूज होता है। जिन बच्चों की नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है उन्हें पता होना चाहिए, पाकिस्तान में हर के मकाम पे बहुत जबरदस्त अमाउंट का कोयला निकला हुआ है। वो कोयला एक अरसे से डिस्प्यूटेड है और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये कहानी उस वक्त से जब मैं आपकी तरह सेकेंड ईयर में पढ़ता था 1980 से चल रही है, और उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें सल्फर की परसेंटेज इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा है। यानी इंटरनेशनली रिकमेंडेशन है कि अगर आपके सल्फर में इस पर्टिकुलर परसेंटेज, आपके कोल में इस पर्टिकुलर परसेंटेज से कम सल्फर हो तो आप बेशक जला दीजिए। इतने कम सल्फर से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस सल्फर से इस परसेंटेज से ज्यादा है जो उन्होंने डेडलाइन लगाई है तो फिर आप इसे नहीं जला सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे में है तो हम वो कोयला इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो बेकार पड़ा हुआ था। तो अब कहीं जाकर नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसको इस तरीके से जलाया जा रहा है कि उससे बनने वाली हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट का हिस्सा ना बने। बड़ी मुश्किल टेक्नोलॉजी थी, बहरहाल अब वो काम शुरू हो गया है। इसका मतलब है ये सब चीजों को देखना पड़ता है। तो इसी का इतनी तफसील तो नहीं बहरहाल, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा कि हाउ सिंपली वी कैन सेपरेट द वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम कोल। कोल के अंदर जो काम की चीजें वो कैसे अलग हो सकती हैं। तरीके का नाम था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसकी सिंपल मतलब है चूंकि ये एक सॉलिड मिक्सचर है तो आप इसे एक्सटेंसिवली हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रहे ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ उस चीज का रिएक्शन करा देना, जिसे कंबस्शन कहते हैं, जलाना कहते हैं उर्दू में। ठीक है ना। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करने का मतलब है सिर्फ आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं, एयर उससे रिएक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो वहां मौजूद ही नहीं, उसे हीटिंग कहते हैं इसे। तो यहाँ वो हीटिंग है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसके नतीजे में कोल क्या करेगा, इसके नतीजे में कोल के अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो अपनी फिजिकल स्टेट के हिसाब से अलग होंगे। जैसे ही आप उन्हें हीट करेंगे, पहली बात समझ लीजिए, कोल ओवरऑल सॉलिड है, मिक्सचर है और सॉलिड मिक्सचर है। क्यों? इस मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें से ज्यादातर यानी ज्यादा मास, 80% मास कह लीजिए, सॉलिड कंपाउंड्स का है, जिसमें 20% या 30% के करीब गैसेस और लिक्विड कंपाउंड एब्जॉर्ब हुए हुए हैं। तो इसका मतलब है चूंकि लिक्विड और गैसियस कंपाउंड्स की फ्रैक्शन या परसेंटेज कम है, इसलिए डोमिनेट हो रही है सॉलिड स्टेट। तो ओवरऑल ये सॉलिड है जिसके अंदर कुछ गैसेस और कुछ लिक्विड माइनर अमाउंट में एब्जॉर्ब हुए हैं। तो जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे, गैसेस एस्केप हो जाएंगी। सबसे पहले हमें गैसियस मिक्सचर मिलेगा जो कोल से सेपरेट होगा, वो कोल की निस्बत से कहलाएगा कोल गैसेस, और इत्तेफाक से इसकी कंपोजिशन वही होगी जो नेचुरल गैसेस की है, नेचुरल गैस की थी। यानी ये कोल गैसेस मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से मिलकर बनी होंगी और ये ऑब्वियसली फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होंगी। तो इसका मतलब है आप नेचुरल गैस को कोल की मदद से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये फ्यूल हो गया, तो पहला वैल्यूएबल कंपाउंड मिल गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमने और हीट किया तो इसमें जो लिक्विड एब्जॉर्ब हुए हुए थे वो बॉयल हुए और अब वो वेपर्स की फॉर्म में आए। वो वेपर्स की फॉर्म में आए, हमने उन्हें जैसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा वो दोबारा लिक्विड बन गए क्योंकि वो एक्चुअल में लिक्विड थे। वो कहलाए, बड़ा ही गाढ़ा सा लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होते हैं, और वो कहलाते हैं कोल तार, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कभी कभी तार कोल कहते हैं। सड़कों पे जो डामर डाला जाता है ना, काला काला लिक्विड, पहले हम पत्थर बिछाते हैं, उसके ऊपर रोलर फेरते हैं और फिर काला काला डामर डालते हैं, वो है तार कोल। तो बड़ा विस्कस सा लिक्विड है और रोड की लेवलिंग में इस्तेमाल होता है, ये इसका एक डायरेक्ट इस्तेमाल है। ठीक है ना। तो इस कोल तार को पिघलाने के लिए अमूमन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में होता है कि जिस जगह सड़क बन रही होती है उसी में किसी कोने पर वो सॉलिड हालत में तार कोल लाते हैं
और उसे मेल्ट करते हैं, उससे इंतहाई गंदा धुआं निकलता है जो बड़ा नुकसान है, सफोकेशन पैदा करता है। अगर वहाँ कोई मरीज हो है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई पूछता नहीं है, तो वही करते हैं सारा काम। भारत सड़क बन जाती है, वो चंद घंटों का काम है, इसलिए इतना कोई परेशान नहीं होता। तो ये कोल तार का एक इस्तेमाल है, लेकिन कोल तार बहुत सारे लिक्विड्स का मिक्सचर है, और ये है वो विलन जिसने हमारे कोल को इस्तेमाल करने से हमें रोका। यानी कोल तार के अंदर जितने भी और बता रहा हूँ चीजें मौजूद हैं, वो उनमें से कोई भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो चूंकि ये कोल में मौजूद होता है, जब हम कोल को जलाते हैं तो ये विस्कस लिक्विड भी जल पड़ते हैं, और इनसे वो हेल्थ हैजर्ड्स वाली गैसेस निकलती है और हमें प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये विस्कस लिक्विड कोल तार को कोल से सेपरेट कर दें तो फिर कोल बल्ले बल्ले है, इसको हम बहुत आराम से मिक्सर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हो गया ना फ्यूल गैस, जो मैं इसकी बाद में बात करता हूँ। आखिर में क्या बचता है, जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है, वो है कोक। कोक जिसको आप कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अब ये कोक जो है एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल हो सकता है। कॉपर की मेटलर्जी अगर आपको याद हो, तो हमने उसमें स्मेल्टिंग के प्रोसेस में कोक को ही डाला था कंबस्ट करने के लिए। अगर हम आयरन की मेटलर्जी पढ़ते तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री में हम फर्नेसेस को जलाने के लिए अमूमन इस कोल को एज ए फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये चूंकि ब्लैक कलर का होता है, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके यूजेस लिखे थे। काला होता है तो ब्लैक पेंट, ब्लैक इंक, ब्लैक कार्बन पेपर और ब्लैक शू पॉलिश, इस ब्लैक पेंट इन सबको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इंडस्ट्री के फ्यूल भी है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके तो समालात की एक लाइन लगी हुई है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोल बहुत वैल्यूबल चीज हो, कोक बहुत वैल्यूबल चीज हो गई एज ए फ्यूल भी और एज ए अदर पर्पज भी। कोल गैसेज एज ए फ्यूल बहुत वैल्यूबल चीजें हो गई। तो ये दोनों फर्स्ट और लास्ट वाले ने तो हमारा काम कर दिया। बीच वाली चीजें बेकार नहीं है, लेकिन वो फ्यूल नहीं है। तो जो लोग जमीन से निकलने वाले कोयले को फौरन जला देते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज को भी जला देते हैं, जिसका काम कुछ और है, और खामखाई में जलाकर हम अपने लिए नुकसान भी करते हैं। वो काम क्या है? तो पहली बात, ये लिक्विड का मिक्सचर है, और जो तरीका हम इसे अलग करने के लिए करते हैं वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम अपने अगले टॉपिक में जरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की भी कहानी सुना देंगे, तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि लिक्विड्स के मिक्सचर में से लिक्विड्स को अलग करने का जो तरीका होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। तो अब जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, सवाल ये पैदा होता है क्यों करते हैं? इसलिए कि एज ए कोल तार ये इतना बेनिफिशियरी नहीं है। ठीक है, सड़कें को लेवल करने के काम आता है, लेकिन हमें ये पता चला कि अगर आप कोल तार के अंदर मौजूद लिक्विड्स को अलग करें तो वो कोल तार से ज़्यादा कमर्शियली फ़ायदेमंद है और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने कहा था ना, मतलब ही है हम। तो जब हमें लगा कि हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करके ज़्यादा फ़ायदा कमर्शियली उठा सकते हैं, तो हम उसे अलग करते हैं। और जहाँ हमें ये पता चलता है कि मिक्सचर जितना वैल्यूएबल है, लगभग उसके कंपोनेंट्स इंडिविजुअली भी उतने ही वैल्यूएबल होंगे, तो फिर क्या ज़रूरत है खर्चा करने की। तो अब जब हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के कंपाउंड्स मिलते हैं, बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। ये लफ्ज़ अब आपके लिए फेमिलर है, हम इस रिवीजन में दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे 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 इम्पोर्टेंट है जो हमें मिलता है वो है बेंजीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज एरोमेटिक इन नेचर। इट इज़ इंडस्ट्रियली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भी, और आजकल भी बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में कमर्शियली हम बेंजीन को इसी तरीके से हासिल करते हैं। तो बेंजीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार से हमें हासिल होता है और इंतहाई वैल्यूबल कंपाउंड है। तो ये तरीका हो गया कोल का। तो ये याद रहे ना कि हाँ सिंध बोर्ड में ऐसा है, और ना अब AKU और टेस्ट में, कि हमें इनकी इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। जो ज़बानी बातें बता दी चलो वो अच्छा हो गया, लेकिन हर एक के सिलेबस में वाज़े तौर पर है कि जस्ट आप हमें ये बताइए कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है और उससे कौन कौन से वैल्यूएबल कंपाउंड्स हमें हासिल होते हैं। हमें इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो यही हमारा की पॉइंट बनता है। आखिरी तीसरे नंबर पे कौन था? वो इनमें अहमियत और डिटेल के लिहाज से सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा कहानियाँ इसीलिए, सबसे ज़्यादा कीमती भी यही है और सबसे ज़्यादा मेहनत भी यही करवाता है। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम कहते हैं रॉक ऑयल। ये हो गए उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर जो हमें ओवरऑल लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ये जहन में रहे, ओवरऑल लिक्विड फॉर्म मैंने जो कही है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जितने भी कंपाउंड पेट्रोलियम में मौजूद होते हैं उनमें से ज़्यादातर कंपाउंड्स लिक्विड होते हैं। मास के एतबार से जो बल्क है वो लिक्विड कंपाउंड्स का है, जिसमें कुछ गैसेस और कुछ सॉलिड डिजोल्व होते हैं, सॉरी
कुछ गैसेस एंड कुछ सॉलिड डिसॉल्व होते हैं। तो इस तरह ओवरऑल स्टेट लिक्विड है जिसमें सॉलिड या गैस डिसॉल्व है। तो हमें फायदे की बात क्या नजर आती है? हमें फायदे की बात ये नजर आती है कि हम इसे लिक्विड हालत में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो लिक्विड साथ हैंडलिंग आसान है। इसमें कुछ गैसेस भी डिसॉल्व होंगी, कुछ सॉलिड भी होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मिक्सचर के एतबार से सबसे ज्यादा वैरायटी कंपाउंड्स की है इसी में। काले रंग का गाढ़ा सा लिक्विड, और तारीफ बड़ी प्यारी है इसकी। हम इसे कहते हैं वर्थलेस मिक्सचर ऑफ वर्थफुल सब्सटेंसेस। इंतहाई काम की चीजों का इंतहाई बेकार मिक्सचर। किसी के दिल में ख्याल आया ना कि हमने नेचुरल गैस भी मिक्सचर था और कोल भी मिक्सचर था, वहां पे इतने लल्ले तल्ले नहीं किए उनकी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जितने हम यहाँ कर रहे हैं। तो मेरा वही जवाब आएगा, लालच और फायदे हम सब जगह पे मतलब ही है। नेचुरल गैस में मैंने फिर अभी भी कहा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर अलग हो जाएं या वो मिक्सचर की हालत में हो, दोनों सूरतों में उनकी अहमियत या फवाइद में कोई खास बड़ा फर्क नहीं है कि हम खामखा में खर्चा करें। कोल में जहां हमें अंदाजा हुआ जरूरत थी वहां किया। जब हमें एक दफा कोक मिल गया, जब हमें एक दफा कोल गैसेस मिल गई, कोल गैसेस को फर्दर सेपरेट करने की जरूरत नहीं थी, कोलदार की थी, हमने उसमें किया। और यहाँ हमने शुरू में ही बताया दिया, पेट्रोलियम का कोई तिनके का फायदा नहीं है जब ये जमीन से निकाला जाता है। बेकार चीज है, उसको कोई जलाएगा तो उसके जलने से पहले खुद ही जल जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉइजनस गैसेस निकलेंगी कि उसका ही काम तमाम हो जाएगा। इसका मतलब है ये तो हम किसी सूरत इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसलिए जब ये पहली दफा निकला था काले रंग का गाढ़ा सा लिक्विड, तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी यही हुई थी कि इसका करना क्या। ये समझ में आ गया था कि अगर ये आग पकड़ रहा है तो इसमें फ्यूल है, लेकिन उस फ्यूल के साथ इतना कचरा है कि वो फ्यूल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जरूरत इस बात की सफाई करो इसकी, इसमें से वैल्यूएबल फ्यूल अलग करो, और जो चीजें कम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती उन्हें अलग करो। हो सकता है वो किसी और काम आ जाए, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो, और हुआ भी ऐसा ही बहरहाल। इसलिए वो पूरा प्लांट सबसे बड़ा प्लांट होता ही इसी का है, ऑयल रिफाइनरी जो कहलाता है, जिसमें ये पूरी केमिस्ट्री होती है इसकी। इस पर पूरी इंजीनियरिंग खड़ी की हुई है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के नाम से एनईटी वाले सिलेबस कराते हैं, नर्स वाले भी मेरे ख्याल में कराते हैं। तो ये पूरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कहलाती है, जिसमें इंजीनियर बनने वाला ऑयल रिफाइनरीज में लगेगा, या तो पाकिस्तान की या अब्रॉड। ऐसी बात है, हम सबको पता है कहाँ कहाँ ऑयल रिफाइनरी है, और वो लोग रियाल में तनख्वाहें देते हैं। तो हमारे अपने कुछ स्टूडेंट जो हमसे पढ़ चुके हैं, वो इन्हीं फील्ड्स में लगने के बाद माशाल्लाह कुछ ऑयल रिफाइनरी में भी लगे हुए हैं, पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ। तो ये एक अच्छी फील्ड है, लेकिन बहरहाल टफ फील्ड है। और इस लिहाज से ज़्यादा भी मैं कहूँगा कि इसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ऑयल इतना निकलता है, यानी हमने अल्लाह के फजल से इतने ऑयल डिपॉजिट्स हमारे यहाँ मुल्क में हैं कि अगर हम उन्हें प्रॉपर इस्तेमाल करना शुरू करें तो हम भी एक्सपोर्टर बन जाएंगे, हम अपना पेट्रोल बाहर भेज सकते हैं, इतना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वसाइल कम है। हमारी ऑयल रिफाइनरीज की कैपेसिटी इतनी कम है कि तकरीबन 12 से 15% हम अपना ऑयल इस्तेमाल कर पाते हैं, और बाकी हमें बाहर से मंगाना। तो हमारे पास रिसोर्सेज से मुराद ये भी कि ऑयल रिफाइनरीज जो दो बड़ी बड़ी हैं, एक पिंडी में है, एक कराची में है, और छोटी छोटी दो जो प्राइवेट वाले चलाते होंगी, लेकिन ये इनफ नहीं है। और फिर इस पे काम करने वाले जो लोग हैं आपकी फैला के लिए ज़्यादातर वो भी फॉर्मर्स इंजीनियर हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, बहरहाल वो आप बनेंगे, आप में से भी कुछ इंजीनियर तो चला लेंगे शायद काम के। अपने मुल्क वाले जो हैं उनको दिल चाहता है कि वो बाहर भाग जाएं, अपने मुल्क में काम ना करें, या क्या मसला है बहरहाल। तो अब ये तफसील यहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तफसील है, ज़्यादा भी होगी बात। तो इसमें दो मेजर मरहले हैं। पहला है हम पेट्रोलियम से उसकी वैल्यूएबल फ्रैक्शंस को अलग करने के लिए करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे मैंने कहा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम लिक्विड के मिक्सचर में से लिक्विड को अलग करते हैं। तो ये बेसिकली कहलाएगी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यूँ आप कहेंगे कि रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैन बी डन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके में हम करते ये हैं कि हम सबसे पहले ज़मीन से जो ऑयल निकालते हैं, काले रंग का गाढ़ा सा वर्थलेस मिक्सचर, हम उसे एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में डालते हैं।
जिसमें तकरीबन 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे हीट करते हैं। तो जितना भी पेट्रोलियम है वो इस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते वेपर्स बन जाता है। इसका मतलब है पेट्रोलियम में जो भांत भांत के बिला मुबालगा सैकड़ों कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी 450 के लगभग है कि जब हम 450 तक टेम्परेचर पहुंचाते हैं तो उसमें मौजूद सब चीज़ें वेपराइज हो। अब उसमें जो लिक्विड था वो तो बॉयल हो ही गया, जो उसमें गैस थी तो पहले ही गैस थी, जो उसमें सॉलिड डिजॉल्व थे वो भी बॉयल हो गए, तो अब सब वेपर की फॉर्म में है। तो अब ये मिक्सचर लिक्विड का मिक्सचर नहीं रहा, ये मिक्सचर बन गया है गैस का मिक्सचर। तो अब ये जब गैस का मिक्सचर बन गया है तो अब ये गैसियस मिक्सचर हम, जैसे हमने तस्वीर में बनाने की कोशिश की है, फर्नेस से एक पाइप के जरिए एक बहुत ही ऊंचे टावर में मुंतकिल कर देते हैं। ये टावर कहलाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, से हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग टावर हमारा। ये इतना ऊंचा है, अगर किसी ने फिल्मों वगैरह में ही या ऐसे ही तस्वीरों में देखा हो ऑयल रिफाइनरी को, तो उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं, वो भी गोल्ड टैंकर्स की तरह। और बिला मुबालगा उनकी हाइट जो है वो 100 मीटर से 150 मीटर तक होती है, जिसका आप यूँ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जहाँ हमारा सेंटर हुआ करता है वहाँ खालिद बिन वलीद रोड पर हाई राइजर बने हैं, फ्लैट्स बने हैं 15-15, ये तकरीबन उतनी ही ऊंची बनती है और उतनी ही डायमेंशंस के लिहाज से चौड़ी भी होती है, मगर अंदर से हॉलो है क्योंकि ये होगा एक बहुत बड़ा टैंकर सा या टावर सा, बिल्कुल ये होगा। अच्छा, इसके बॉटम से हम ये वेपर्स अंदर दाखिल करेंगे। अब आपकी इमेजिनेशन ये हो कि बॉटम पर तो टेम्परेचर तकरीबन 450 ही रहेगा, अब ये है वेपर्स और वो भी गर्म, तो ये तेजी से ऊपर की तरफ उड़े, वैसी गैस तमाम अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और अगर गर्म हो तो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि उस गर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो लाइटर चीज़ें हमेशा ऊपर उठती हैं। तो अब ये जब ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी तो आपकी इमेजिनेशन है कि ये टावर तकरीबन 15 मंजिला है, तो जब ये इतनी हाइट पर ऊपर गई कि फर्स्ट फ्लोर पे आ गई फर्स्ट करने, तो ये इतनी दूरी हो गई है सोर्स ऑफ हीट से, यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होके हो सकता है 400 के करीब हो जाए, फर्स्ट फ्लोर पे हो गया, सेकेंड फ्लोर पे शायद 350 हो जाए। जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएगी इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये ठंडी होती जाएंगे वेपर्स, क्योंकि ये अपने सोर्स ऑफ हीट से दूर होते जा रहे हैं। फिर यहाँ कहीं 250 इस टॉप पर जो मैं अभी यहाँ अपनी तस्वीर में दिखा भी नहीं सकता, रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ से जब हम चले तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर सारी कंपाउंड्स मौजूद थे एज ए वेपर, लेकिन अब इनमें से फर्ज कर लें कोई 5-10 कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट 400 और 450 के कहीं बीच में है, कोई 410, कोई 415, कोई 420, कोई 425। तो जब वो इस जगह से ऊपर उठेंगे और फर्स्ट कर लें इसमें से एक कंपाउंड पे फोकस कर लेता हूँ जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 410, इसका मतलब है जब टेम्परेचर 410 होगा या उससे ज्यादा होगा तो वो कंपाउंड बॉयल होकर लिक्विड बन जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 410 से कम होगा, 409, 408, तो ये उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो जैसे ही वो टेम्परेचर 410 से कम वाले जोन में आएगा वो वेपर से वापस लिक्विड बन जाएगा। फर्स्ट वो यहाँ कहीं हुआ कि वो वेपर से लिक्विड बन गया, तो जब वो वेपर से लिक्विड बन गया तो वो तो नीचे आएगा, फिर वो क्यों ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा उसे दोबारा हीट मिलेगी, वो दोबारा वेपर बन जाएगा, वो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा फिर उसे ठंडक मिलेगी, वो फिर नीचे आएगा। तो इसका मतलब है वो इस रीजन में ट्रैप हो जाएगा। ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहा कि ऊपर उसे ठंडक मिलती है वो फिर लिक्विड बन जाता है, नीचे आता है उसे दोबारा हीट मिलती है वो दोबारा लिक्विड बन जाता है, ऊपर जाता है, तो वो इस जगह पर ट्रैप हो जाएगा। तो इस जगह पर सिर्फ वो नहीं ट्रैप हो जाएगा, उस जैसे जितने भी और लिक्विड होंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट इस रेंज में है 400 से 450 के दरमियान, वो इस पर्टिकुलर हाइट पर ट्रैप हुए हो। आप हरगिज ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो ये 400 वाले बैरियर से ऊपर उनके वेपर जा सकते, वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर एक हमने ऐसे करके शेल्फ सा बनाया होता है, तो अब बेसिकली वेपर्स को निकलने का जो रास्ता मिल रहा है ना वो सिर्फ इस जगह से मिल रहा है, तो वापस आएंगे तो भी इधर आएंगे। तो अब अगर इस दौरान में, क्योंकि वो तो हर जगह स्प्रेड होते हैं, तो जो लिक्विड कंडेंस हुआ हमें उम्मीद होती है कि वो यहाँ आके जमा हो जाए, तो इस शेल्फ पर आकर हमारा लिक्विड जमा हो जाता है। फिर हमने यहाँ पर एक आउटलेट निकाली होती है और जब देखते हैं ये जगह भर गई तो इसे बाहर निकालें।
इसी तरह एक छोटा सा शेल्फ यहाँ बना होगा, यहाँ कौन से लिक्विड जमा होंगे जो इन दोनों के दरमियान वाले टेम्परेचर्स पर आएंगे, रफली स्पीकिंग 350 और 400 के बीच में, वो यहाँ जमा हो जाएंगे। फिर जो 300 और 350 के बीच में होंगे वो यहाँ जमा हो जाएंगे। इस तरह इस पूरे टावर में डिफरेंट हाइट्स पर साइड आउटलेट्स बनी हुई होती हैं, जिससे हम उन लिक्विड्स को अलग करते जाते हैं जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जोन पर लिक्विड फेज में आ जाते हैं। तो कोई एक कंपाउंड नहीं होता, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जो रेंज आप बता रहे हैं उसमें 10, 5, 15, 20 जितने कंपाउंड होंगे वो सब उसमें अलग हो जाएंगे। इसलिए मुख्तसर बात ये हो गई कि इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हम इस बड़े मिक्सचर में से छोटे छोटे मिक्सचर्स अलग कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने हर कंपाउंड को अलग कर लिया और प्योर कंपाउंड हासिल हो गए, नो। बड़े मिक्सचर में से छोटे मिक्सचर, अगर फर्ज कर लें हमारे पेट्रोलियम में 200 कंपाउंड थे, तो शायद अब 20-20 कंपाउंड्स के 10 मिक्सचर हमें हासिल हो जाएंगे, रफली स्पीकिंग। तो अब ये कहलाएंगी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस विच आर स्टिल मिक्सचर, ठीक है, विच आर स्टिल मिक्सचर। अब आपका क्या इम्तिहान है? अब मेरा इम्तिहान ये है कि मैंने पेट्रोलियम के मिक्सचर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस सेंस में की थी कि ये मिक्सचर मेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन मुझे ये लालच मिली कि इस मिक्सचर के अंदर जो चीज़ें वो बहुत काम की होंगी अगर आप उन्हें अलग कर लें। मेरे पहले स्टेप में मैंने उस मिक्सचर से छोटे छोटे 10 मिक्सचर बना दिए। अब मेरा काम क्या होगा? ये नहीं कि अब उन 10 मिक्सचर्स में से मजीद मैं कंपाउंड अलग करूँगा, पहले ये देखो ये मिक्सचर किस अभी भी काम के हुए या नहीं हुए। पता चला कि वो तमाम 10 के 10 मिक्सचर अपनी अपनी जगहों पर बड़े काम के निकले। अगर मैं उन मिक्सचर्स की मजीद सेपरेशन करूं तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है मुझे मजीद सेपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कहीं ये लालच आई कि फला कंपोनेंट वाला है कि उसके अंदर जो 20 कंपाउंड है ना, अगर आप उनको फिर और अलग कर लेना तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम फिर और एक दफ़ा और सेंसिटिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे। इसका मतलब है यहाँ फुल मतलबी मोड पे काम चलता है। जो फ्रैक्शंस हमें वैल्यूएबल मिल रही हैं, जिनसे हमें फ़ायदा हो रहा है, जिनके बारे में हमें पता है कि फर्दर सेपरेशन से कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं होगी, हम उन मिक्सचर्स को एज इट इज़ कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हमें ये लालच होती है कि नहीं अगर इन्हें फर्दर सेपरेट कर लें तो हमें और फ़ायदा होगा, वहाँ हम इनकी फर्दर सेपरेट उस डिटेल को हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर ये टॉपिक जिस पर्टिकुलर चीज़ के रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो है पेट्रोल, विच इज़ वन ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम की बहुत सारी फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन है। पेट्रोल भी मिक्सचर है, पेट्रोलियम के बड़े मिक्सचर से सेपरेट होने वाला एक छोटा मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में जितने कंपाउंड होते हैं उसकी वजह से वो मिक्सचर हमारे लिए बड़ा अच्छा फ्यूल बनता है। रिजर्व तस्करा करेंगे, तो अब उसकी डिटेल बताते हैं। तो पहला छोटा सा काम आपके लिए ये है कि क्योंकि हर किताब ने अपने अपने तरीकों से दिया हुआ है, इसलिए हमें इसमें जो काम की बात याद रखेंगे उस पर फोकस करेंगे। हम हर किताब में, यानी 9th में भी आपने पढ़ा है, सेकेंडरी में भी पढ़ा है, AKU वाले अपने हिसाब से इसको पढ़ाते हैं, फेडरल बोर्ड वाले अपने, कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हासिल होती हैं उनके नाम और उनके फवायद। तो जहाँ तक नाम और फायदे हैं वो तो उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, सब जगहों पर एक जैसे लिखते हैं। सिर्फ जिन चीज़ों जिसकी वैल्यू को ना तो आपने याद करना है और ना ही वो एक जैसी वो थोड़ी वेरी है, वो है टेम्परेचर। यानी मुख्तलिफ किताबों में हमने टेम्परेचर की जो वैल्यू दी हुई है कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के दरमियान पेट्रोल अलग होता है, या इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर के दरमियान केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल अलग होता है, वो वैल्यूज़ आपको मुख्तलिफ बुक्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिलेंगी। तो इसलिए उसकी वजह ये है कि वहाँ जब मैंने आपसे कहा ये सारे भी मिक्सचर हैं, तो हर मिक्सचर के कंपोनेंट्स की तादाद की नेचर में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। उस पर हमें ना जज्बाती होना है, ना उसके रट्टे लगाने हैं। रट्टे अगर लगाने हैं तो सिर्फ इस बात के कि कौन सी फ्रैक्शन है और किस काम आ रही है, और साथ में अगर उनकी ये भी पता हो जाए कि उनमें कार्बन आइटम्स की तादाद क्या होती है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा हाइड्रोकार्बन विद लिटिल एक्सेप्शंस, कहीं कहीं ऑक्सीजन आया था, ज्यादातर हाइड्रोजन है। और हमारे पास एक जनरल प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासतौर पर हाइड्रोजन के लिए, कि बॉइलिंग पॉइंट और फिर ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी, चूंकि अभी लिक्विड्स की बात होगी इसलिए मैं बॉइलिंग पॉइंट लिखूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इंक्रीजेस विद increase in number of carbon atoms, यानी जिसमें जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की सबसे मशहूर फैमिली अल्केन की बात करूं तो हम सबको पता है मीथेन, उसके बाद ईथेन,
उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन। तो हम जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, यूं जाते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। ये इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कहानी हमने सुनी, उसकी सारी बात इसी बात पर डिपेंड कर रही थी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका क्या है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, हमें वो फ्रैक्शंस मिलती जाएंगी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम होगी। इसका मतलब है सबसे टॉप पर जहाँ रूम टेम्परेचर है, वहाँ हमें जो हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे वो होने चाहिए जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम है। हमने कहा बिल्कुल, वहाँ सबसे टॉप रूप पर हमें मिलती है नेचुरल गैसेस, यानी मीथेन से लेके ब्यूटेन तक की गैसेस का मिक्सचर जो रूम टेम्परेचर पर गैस है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और उनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम से कम 1 और ज़्यादा 4। फिर थोड़ी सी हाइट नीचे लाइए तो कार्बन एटम्स की तादाद और बढ़ेगी, यानी इस वक्त ये जो 450 पर हमें मिले होंगे, ये नेचुरली वो कंपाउंड होंगे जो पेट्रोलियम के अंदर डिजोल्व होते हैं और वैसे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। दैट्स व्हाई इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और इनमें कार्बन एटम्स की तादाद कम से कम 20, 30, 40 इस रेंज में होती है। बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं। तो अब अगर हम मशहूर फ्रैक्शंस के नाम आपसे शेयर करें तो जैसे मैंने कहा C1 से C4 ये नेचुरल गैसेस हैं। पहले काफ़ी बात हो चुकी, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर है C5 से C7, ये कहलाता है पेट्रोलियम ईथर। याद होगा आपको, जिसको हम एनहाइड्रस ईथर भी कहते थे। ये वही पेट्रोलियम ईथर, इथोक्सी, इथेन और बहुत सारे और ईथर्स का मिक्सचर है। ईथर्स में ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये वो एक्सेप्शन है जो हाइड्रोकार्बन प्योर नहीं है, इसमें ऑक्सीजन भी है। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो सबसे 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 मशहूर है, जिसके लिए सारी बात हम सुन पड़ रहे हैं, वो है कार्बन 5 से लेकर 10 के दरमियान हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन है। उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लिक सब शामिल हो सकता है। इस रेंज के जितने भी कंपाउंड होंगे, उन सब का मिक्सचर कहलाएगा पेट्रोल या गैसोलीन। और आप सबको पता है ये फ्यूल है। तो इसमें याद रहे, इसका मतलब है मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल होने वाले पेट्रोल की कंपोजिशन भी एक जैसी होना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमने कहा है कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन हैं, वो इस मिक्सचर में हो सकते हैं। ये नहीं मतलब है होंगे लाजमन। तो किसी में फर्ज कर लें 5 कार्बन वाला एक भी कंपाउंड नहीं हो, तो इस रेंज वाले जो हैं उनकी वो लिक्विड हालत में पेट्रोल के कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक हो गई बात। अगर हम इसकी तादाद थोड़ी सी ज़्यादा कर दें और ये बना दें C12 से C18 तक, तो ये कहलाता है केरोसिन ऑयल। आप कहते हैं ये अमूमन और एरोप्लेन्स के लिए जो है ना, जेट जहाज जो हमारे होते हैं उनके लिए फ्यूल है, बड़ी शिप्स के लिए और एरोप्लेन्स के लिए। तो इसके बाद फिर अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, यानी कार्बन एटम्स की तादाद 18 से भी एक्सीड करती है, तो इसमें फिर ग्रीस भी आ जाता है, इसमें डीजल ऑयल भी आ जाता है, इंजन ऑयल भी आ जाता है। तो ये सारी लिस्ट आगे तक जाती है। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप अगर अपनी किताब वाली लिस्ट याद कर लेते हैं तो भी चलेगा, वरना ये जितने मैंने अभी आपको बताए हैं, दे आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो एहतियातन बुक से कम कराची बोर्ड की जब तैयारी करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो इस वक्त जिस तैयारी के लिए आप बैठे हैं उसमें ये नाम काफ़ी है। इसके बाद असल विलन पे आइए। मैंने आपसे कहा था इतना आसान काम थोड़ी है। अभी ये आपको लगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे बोर्ड में ज़रा लिस्ट में 2-4 नाम और बढ़ा दिए, लेकिन बाकी सबका फोकस ये होता है पेट्रोल। ये पेट्रोल आपको मिल गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, लेकिन किसी काम का नहीं है। अब क्या मुसीबत आ गई? हमने कहा हमें इसके साथ 2 प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है
ये ओवरऑल पेट्रोल का 20% है। इसका मतलब 80% बाकी चीजें हैं। मैंने उसमें अभी तक उनकी चीज नाम गिनवाए जो काम के हैं, जो जरा बेकार वाले थे उन्हीं गिनवाए। इसके नीचे जाएंगे अगर हम तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स आते हैं, जिसमें मोम है, वैक्स है, कोलतार है, ये जो अभी इस्तेमाल किया था। ये बहरहाल उतने वैल्यूएबल थोड़ी है जितना वैल्यूएबल पेट्रोल है। अब जब जो भी ऑयल रिफाइनरी ऑयल निकालती है जमीन से, तो वो 20% पेट्रोल निकालती है, 80% बाकी चीजें निकलती हैं। पेट्रोल तो हाथों हाथ बिक जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसलिए जितनी भी ये दुनिया में लीडिंग कंट्रीज हैं, ओपैक कंट्रीज जो कहलाती हैं, वो तेल की कीमतें उतार चढ़ाव जो करती है ना, वो इसी चक्कर में करती है कि उनको ये होता है कि आपने कहा वर्ल्ड में डिमांड बढ़ गई है तो आप और तेल निकालिए, फर्ज कर लें। आजकल तो खैर उल्टा चल रहा है। तो वो कहता है जब हम और तेल निकालेंगे तो पेट्रोल तो आप खरीद लेंगे, वो जो बाकी साइड में 80% चीजें बनेंगी उन्हें तो वो खरीदेगा ही नहीं, वो तो हमारे गोदामों में पड़ी रहेंगी, हम उनका क्या करेंगे। तो उसकी कंपनसेशन के लिए पेट्रोल बढ़ा देते हैं। कहते हैं फिर ये महंगे में लो ताकि हम उसका नुकसान पूरा करें। ये वही वाली बात है जो रक्शे वाला कहता है ना, फलना जगह जाना है तो ज्यादा पैसे लूंगा, क्यों, वहां से खाली वापस आना पड़ रहा है, वो आपसे वापसी का किराया भी आप ही से ले रहा होता है। ये पेट्रोल वाले भी करते हैं, जो बेकार चीजें हैं उनको कंपनसेट करते हैं। तो हमने उसका भी खैर पार्शली इलाज निकाल लिया। तो हमारे पास दो इशू। इशू नंबर एक, ये पेट्रोल जो हमारे सामने आता है ये क्वांटिटी के लिहाज से हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर रहा, तो किसी तरह इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएं, नंबर वन। नंबर टू, ये जो हमें मिला है 20%, ये क्वालिटी के एतबार से भी हमारे लिए मुनासिब नहीं। तो हमें अब दो काम करने हैं। वन, टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल एंड अदर इज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, हम प्रोसेस करते हैं रीफॉर्मिंग। और टू इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, हम प्रोसेस करते हैं क्रैकिंग। ठीक हो गई बात? तो अब दोनों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, रिफॉर्मिंग पढ़ाने से पहले हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द क्वालिटी। वो प्रॉब्लम कहलाती है नॉकिंग। असल में पेट्रोल मिक्सर है उन कंपाउंड के जिनमें कम से कम 5 से ज्यादा 10 कार्बन होते हैं। तो ये कंपाउंड जो है स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन दोनों हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसा मैंने भी अभी आपसे कहा कि जिनमें कार्बन आइटम ज्यादा होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, और जिनके कार्बन आइटम कम होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट कम है। चलो ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट कर ले मैं दो ऐसे हाइड्रोकार्बन ले आऊं जिनके कार्बन आइटम्स की तादाद बराबर है, तो अब किसका बॉइलिंग पॉइंट कम और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्या हम इसमें कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, आपके पास 6 कार्बन वाला हेक्सेन है जो कि स्ट्रेट चेन। कम से कम अभी ये छोटी छोटी बातें तो हमें याद होगी ना, अभी तो हमने नॉमेनक्लेचर रिवाइज नहीं किया, उसके बावजूद ये हेक्सेन है। और अगर मैं 6 कार्बन का ही एक कंपाउंड ऐसे बना दूं कि वो स्ट्रेट की जगह ब्रांच हो। अब देख रहे हैं इसमें एक साइड में ब्रांच है, ये बेसिकली 2 मिथाइल पेंटेन है, जिन लोगों को थोड़ा भी नॉमेनक्लेचर से ही आता है। और ये हेक्सेन, लेकिन दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कम से कम कार्बन आइटम की तादाद तो साफ दिखाई। तो अब हमारी साइंस ये कहती है जब दोनों में कार्बन आइटम की तादाद सेम है, तो जो ब्रांच चेन अल्केन्स होंगे वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, और जो स्ट्रेट चेन अल्केन होंगे वो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले। तो अब होता यह है कि पेट्रोल में 5 से 10 कार्बन वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं इन जनरल, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की एक रेंज है, मगर उस रेंज में जितने स्ट्रेट चेन वाले हैं वो थोड़े से आउट हो रहे हैं। यानी स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ब्रांच चेन वाले तो कम है। कंबस्शन के प्रोसेस में जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं वो जल्दी वेपराइज होते हैं और जल्दी कंबस्ट होते हैं, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नखरे करते हैं। नतीजा ये होता है कि जब पेट्रोल एक ऑर्डिनरी इंजन में डाला जाता है कंबस्शन के लिए, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन वाले कंबस्ट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ देयर हाई बॉइलिंग पॉइंट। और उनके कंबस्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि वो जो इंजन में हीट बनती है उसे एब्जॉर्ब करके डीकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह बजाय इसके कि वो एनर्जी देने का सोर्स बने, वो एनर्जी कंज्यूम करने का सोर्स बन जाते हैं। इसकी वजह से इंजन लेता है और उसमें से आवाजें आती हैं जिनको हम कहते हैं नॉकिंग। यानी इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन internal combustion engine due to the
presence of straight chain hydrocarbons in petrol। मैंने डेफिनेशन को इस तरह से लिखा है कि इसमें सारी बातें काम की हमारे आ गई। पहली बात, ये होती क्या है? शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबशन इंजन। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इन पेट्रोल। तो अब क्या करें? अगर हम ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन किसी तरह से अपने पेट्रोल में से हटा दें या इनको भी ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। तो हम दूसरी वाली काम करते हैं, जो हमारा प्रोसेस रिफॉर्मिंग कहलाता है। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ? अब देखिए, इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है कि रिफॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branch chain hydrocarbons to decrease knocking and increase its quality. It is done by adding anti-knocking agents like TML or TEL। हुज़ैफा, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर थोड़ी देर के लिए लास्ट स्क्रीन लगा देंगे और डेफिनेशन पूरी करनी थी। अच्छा, वो मैं वैसे भी बेटा आखिर में सब दिखाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये बात आराम से कॉपी कर लें, कोई इशू नहीं। तो नॉकिंग में मैंने आपसे कह दिया, जैसा भी लिखा, अभी दोबारा भी वो स्क्रीन भी दिखा देते हैं कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन सारा प्रॉब्लम क्रिएट करें बिकॉज ऑफ देयर हाई बॉइलिंग पॉइंट। और हम उससे निजात ऐसे हासिल करते हैं कि हम उस पेट्रोल में कुछ केमिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट या एंटी नॉकर्स। और वो एजेंट डालने से ये होगा कि हाइड्रोकार्बन अपने आप को रीअरेंज करता है और अपने आप को स्ट्रेट से ब्रांच चेन में कन्वर्ट करके इस प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो खुद से स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन नहीं कन्वर्ट होगी, इसके लिए हम कुछ केमिकल इसमें डालते हैं जो एंटी नॉकिंग एजेंट कहलाते हैं। और मशहूर एंटी नॉकिंग एजेंट ये दोनों हैं, TML और TEL, जिसमें से TML है टेट्रा मिथाइल लेड और ये है टेट्रा इथाइल लेड। In the presence of these two compounds, a hydrocarbon may convert itself into branch chain। तो रिफॉर्मिंग की एक एग्जांपल ये है कि आपके सामने मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ जिसमें 8 कार्बन बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, जगह कम और कंपाउंड बड़ा है। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेन। ठीक है ना, स्ट्रेट चेन है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हिसाब से कि ये इसने तो हमें तंग करना है। तो जब हम इसे इसमें TML या TEL में से कोई एक चीज डालते हैं तो इसकी वजह से ये कंपाउंड अपने आप को रीअरेंज करते हैं। याद रहे, यहाँ पर रीअरेंज करने रिफॉर्मिंग के प्रोसेस में एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा। यानी हम रिएक्टेंट में जो कंपाउंड बना रहे हैं उसमें 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में भी जो कंपाउंड बनेगा वो 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन का होगा। सिर्फ वो अपने आप को स्ट्रेट से ब्रांच चेन बनाएगा। तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, नोट कर लीजिए इस वक्त जो मैंने ऑक्टेन बनाया इसका फॉर्मूला बनता है C8H18। और ये रिफॉर्मिंग के नतीजे में जिस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा उस कंपाउंड की शक्ल ये होगी। इट कुड बी एनी अदर एज वेल, बस उसे ब्रांच चेन बनाना है, लेकिन ये एक सैंपल एग्जांपल के तौर पर दे रहे हैं। और इसका नाम था 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटिंग। और आप खास तौर पर नोट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला भी C8H18 ही होगा। इसका मतलब ये निकला कि हम ये कहना चाहते हैं
फॉर्मिंग के प्रोसेस में हम अपने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनकी नॉकिंग कम की जा सके और उनकी क्वालिटी बढ़ाई जा सके। और ऐसा करते हुए उनके एटम्स के फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। C8H18 नहीं रहा, सिर्फ उसने अपने आप को स्ट्रेट से ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू, वन ऑफ दीज टू एंटी नॉकिंग एजेंट्स। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब हम रेज हैंड्स की तरफ आ जाए। तो मोहम्मद एहसन कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बेटा। सर ये ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कैसे कम हो जाता है ये बता दें सर, और ये जो स्ट्रेट चेन्स हैं ये बर्निंग पर मतलब नॉकिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये पूछना था। अब ये दोनों सवालात इंतहाई इर्रेलेवेंट, जिससे सिर्फ आपकी तशफ़ी होगी, आपकी नॉलेज में कोई खास इजाफा नहीं होगा। सुन लीजिए, पहली चीज़ ये है कि जब आपने कहा स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, थोड़ा सा हमें रियलाइज करना होगा किस चीज़ को। इफ़ योर लिक्विड इज इन स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और दूसरा वाला जो है इतने ही कार्बन के साथ ये ध्यान में रखिएगा, इतने ही कार्बन के साथ ब्रांच है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करता है ताकि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ज्योमेट्रिकली सोचिए कि अगर आपके पास इस शक्ल के कंपाउंड हो और आप उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा आसानी होगी, स्ट्रेट आपस में मिलते जाएंगे। और ब्रांच वालों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में आपको मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस मॉलिक्यूल के सामने इसी जैसा एक और मॉलिक्यूल आएगा तो टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ मैक्सिमम अटैच नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती जितनी के स्ट्रेट चेन के दरमियान हो सकती है। इसलिए अमूमन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो बात आपने दूसरे नंबर पे पूछी कि आखिर इससे हमारी नॉकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आपसे अभी यही कहा कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल का काम है कंबस्ट होकर एनर्जी प्रोड्यूस करना, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका फ्यूल आसानी से वेपराइज हो ताकि वो आसानी से ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर सके। अगर कोई लिक्विड ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है तो वो कंबस्शन इंजन में जाएगा तो सही, लेकिन वो आसानी से कंबस्टेबल नहीं होगा। हर फ्यूल को जलाने के लिए इग्नाइट करना पड़ता है। आप चूल्हा जलाते हैं, मीथेन गैस बाहर निकलती है तो आप माचिस की तीली जलाते हैं ना, तो वो इग्नाइट करना कहलाता है। इग्निशन में कितनी एनर्जी देनी है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्यूल पे डिपेंड करती है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसे ज्यादा इग्निशन की एनर्जी जरूरत पड़ती है, और इस वजह से वो बाद में कंबस्ट होगा। तो अब पेट्रोल के अंदर आपके पास इतने सारे कंपाउंड होंगे जो आसानी से इग्नाइट हो रहे हैं, वो फौरन जल जाते हैं, और जो आसानी से इग्नाइट नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ देयर हायर बॉइलिंग पॉइंट वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं, और वो फिर प्रॉब्लम यूं क्रिएट करते हैं कि वो हीट एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज होना शुरू करते हैं। इसलिए हम उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब देखते हैं कौन पूछना चाह रहा है। ये तो आप ही थे, खैर ठीक हो गई बात। अली मोहम्मद नासिर, अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो बेटा दोबारा हैंड रेज करना है, तो मैंने फिलहाल आपको हाथ नीचे करा दिया। अच्छा, अब ये बात हो गई, फिर दोहरा देता हूँ पूरी कहानी की लुब्बे लुबाब। ये है क्वालिटी इंप्रूव करना। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया, और इसके लिए हमने जिन एंटी नॉकिंग एजेंट्स को इस्तेमाल किया वो टेट्रामिथाइलाइड और टेट्राइथाइलाइड हैं। और इसकी भी बात सुन लीजिए कि ये अब इस्तेमाल नहीं होते, किस जमाने में इस्तेमाल हुआ करते थे। जी बेटा अली मोहम्मद नासिर। जी सर। सर मैं बस तस्वीर लेना चाह रहा हूँ जो आपने नोट्स करवाया ना। जी आयशा शकील क्या पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाते हैं। ओके, हमाद क्या पूछना चाह रहे हैं? सर यही पूछना था, स्लाइड्स दिखा दें एक दफा सारी। लास्ट वाली स्लाइड? जी सर, इससे पहले वाली। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। एक आखिरी जुमला पूरा कर लूं फिर ये टाइम हमारा होने वाला है, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप करना कीजिए। तो अब मेरी आखिरी बात सिर्फ ये है कि ये जो हमने इस्तेमाल किया है TML और TL, इसमें लेड आता है,
और ये पेट्रोल लेडेड पेट्रोल कहलाता था। और हम सब ने शायद ये सुन रखा हो कि इसकी वजह से बच्चों में ब्रेन हैमरेज होता है। यानी अगर लेडेड पेट्रोल हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं तो गाड़ी के साइलेंसर के साथ लेड के पार्टिकल्स निकलते हैं और उनका एयर में मौजूद होना लेड पोल्यूशन का सबब बनता है, विच इज़ वेरी डेंजरस। इस वजह से ये बुक में सब कुछ लिखा हुआ था, मुझे बताना पड़ा। ये एंटी नॉकिंग एजेंट अब ऑब्सलीट हो गए हैं, अब हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। अब हमारे पेट्रोल पंप्स में खासतौर पर लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल। अब वो अंदरूनी खाना अभी भी यूज़ करते हो, बहरहाल वो उनकी नीयत, लेकिन अनलेडेड पेट्रोल है। तो अब हम असल में, और एंटी नॉकिंग एजेंट हमारे पास कम नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को और बहुत सारी जगहों पर आयोडीन को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। तो हम अपने पेट्रोल की रिफॉर्मिंग करते हैं, लेकिन अब ये वाले एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं होते जो आपकी बुक में लिखे हैं, लेकिन आपने इन्हीं को याद रखना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, यू शुड फॉलो योर बुक। हाँ, अपनी नॉलेज के लिए याद रखें कि अब इनको इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं आपको अपनी सारी स्लाइड्स दोबारा दिखा रहा हूँ। हमने बात शुरू की थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से, विच इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। 3 मेजर चीजें हासिल हुई थी, कोल गैसेस, विस्कस लिक्विड लाइक कोल तार, और कोक, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद हमने आपको इसमें से पेट्रोलियम की कहानी सुनाई, और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सबअर्थलेस मिक्सचर ऑफ अनस्टेबल सब्सटेंसेस, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जो मेन थीम है वो आपको बताई, और कुछ कंपाउंड्स का तस्करा किया जो मेजर फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम से जो हासिल हुई, क्योंकि मेन थीम ये है कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ज़्यादा बढ़ता है। तो जिसमें कम कार्बन है उसका कम बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ज़्यादा कार्बन है उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। और फिर ये कहा, अगर 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन एटम्स की तादाद बराबर है, स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रांच चेन वालों का कम होगा। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर, और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोल और मट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ये वो मेजर 4 फ्रैक्शंस हैं जो हासिल होती हैं। इसके अलावा हमें मिनरल ऑयल या जिसे कहते हैं इंजन ऑयल, वो भी हमें हासिल होता है। इससे नेक्स्ट वाली फ्रैक्शंस थी। और फिर वैक्स और ग्रीस और लुब्रिकेंट्स, बहुत सारी और फ्रैक्शंस भी हमें मिलती हैं। क्या पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाने की करते हैं, और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्रैकिंग करते हैं। और क्रैकिंग में पहले हमने बात की क्वालिटी की, और क्वालिटी में हमने आपसे कहा नॉकिंग इज द प्रॉब्लम व्हिच ऑफ शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, एंड द कॉज इज स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अनयूजुअली ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी नॉकिंग एजेंट विच आर TML और TEL। और उसमें एक एग्जाम्पल भी शो कर दी करते हैं 2,2-डाइमिथाइल 2,2,4-ट्राइमिथाइल पेंटेन में। ये थी हमारी आज की पूरी स्टोरी। अच्छा, अब हमारी स्पीड जो है भाई, हम थोड़ी सी और तेज भागेंगे, क्योंकि बहरहाल ये चीज़ें इतनी भी अहम नहीं है जितनी है आगे वाली हैं। तो फिर याद दिला दी, नॉकिंग के बाद हमें क्रैकिंग पढ़नी है, और क्रैकिंग के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड होमोलोगस सीरीज। ठीक हो गई बात। और मैं ये करने जा रहा हूँ कि इस वीक में एक छोटा सा जो मुझे आपको असाइनमेंट देना है वो मैं दूंगा, उसमें मैं ये टॉपिक भी शामिल कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है, कोई टेस्ट तो है नहीं जिसमें आपके नंबर कम आने पर आपको उदासी हो जाए। तो आप कोशिश करेंगे कि आप होमोलोगस सीरीज तक पढ़ेंगे, और मेरे असाइनमेंट में उसके क्वेश्चंस भी शामिल होंगे जो आप ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं आप। और हम डेफिनेटली अपनी अलग क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। इस तरह हमारी दोनों बातें, टॉपिक भी कवर होगा और उससे रेलेवेंट MCQs भी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।